हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स, आज हम लोग ऐसे स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जो हमें 2023 में अपने पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले आज के दिन हम पॉलीकैब से शुरुआत करते हैं। पॉलीकैब है जो कि एक बायरिंग कंपनी है जिसने 1 सालों में लगभग अपने इन्वेस्टर्स को 4% का रिटर्न, और जब 5 सालों की बात करें तो लगभग 300% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया। और जब लॉन्ग टर्म की बात करें बिल्कुल मैक्स की, तो ये स्टार्ट भी हुई थी अप्रैल 2019 में, जिस वजह से ये मैक्स का भी जो चार्ट है ये 300% का ही है। लेकिन जब बात करें 52 वीक हाई की, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो 52 वीक हाई में पॉलीकैब ने लगभग 3025 रुपये का हाई लगाया था, और ये आज के टाइम में ट्रेड हो रहा है 2574 रुपये में। तो बोल सकते हैं ऑलमोस्ट लगभग 500 के डिस्काउंट में आज के टाइम में ये स्टॉक हम लोग को मिल रहा है। तो हम लोग को मार्केट को थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि इतनी बेहतरीन कंपनी आज के वक्त में हमें लगभग 500 रुपये के डिस्काउंट में मिल रहा है, जो कि हमें 2023 में अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करना चाहिए। अगले स्टॉक की बात करें तो टाटा पावर। टाटा पावर शॉर्ट टर्म का कोई स्टॉक नहीं है। इसमें इसमें अभी के टाइम में टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहा है। आप लोग मैक्स के चार्ट में देख सकते हो कि टाटा पावर लगभग बहुत लंबे से कंसोलिडेट, या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल ट्रेडर वाली चार्ट के हिसाब से ये चल रहा था, लेकिन अचानक से ये 2020 के अप्रॉक्स में आप लोग देख सकते हो 2020 के अप्रॉक्स में इसने एक यू टर्न लिया, जहाँ के बाद ये टाटा पावर बिल्कुल बूम सा हो चुका है। तो ये यू टर्न होने की वजह यही थी कि इसके बिजनेस मॉडल में चेंज हो चुका था। इसके बिजनेस मॉडल में एक दो नई सेक्टर आई थी, और एक है ईवी का इलेक्ट्रिक चार्जिंग, और दूसरा है ग्रीन एनर्जी। अगर आप लोग को बिलीव है इस मॉडल पर कि ईवी हमारा फ्यूचर हो सकता है, ग्रीन एनर्जी हमारा फ्यूचर हो सकता है, तो आप लोग इसमें आगे बढ़ सकते हो। लेकिन इसमें गौर करने की बात यह है कि ये कोई 1-2 महीने का या 1-2 सालों का मॉडल नहीं है। इसे पूरे मार्केट में या पूरे इंडिया में फैलाने के लिए लगभग कई दशक लग सकते हैं। मिनिमम शायद 5 साल भी कहना कम ही होगा। लगभग बोला जाए नॉर्मल सा तो लगभग 10 सालों का वक्त देना होगा। अगर आप लोग इतना लंबा वक्त देने के लिए तैयार हैं तो इस स्टॉक में बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देने की पोटेंशियल रखता है। अगले स्टॉक की बात करें तो डी मार्ट। जब 5 सालों की बात करें डी मार्ट में, तो डी मार्ट ने लगभग अपने इन्वेस्टर्स को 225% का रिटर्न कमा कर दिया। और जब 1 साल की बात करें तो डी मार्ट ने लगभग 14% का गिरावट दिखाया है। और वहीं पर देखा जाए डी मार्ट का 52 वीक हाई, तो डी मार्ट का 52 वीक हाई है 4799, और आज के टाइम में ये ट्रेड कर रहा है 4052, लगभग 750 रुपये के डिस्काउंट पे आज के टाइम में ये ट्रेड हो रहा है। इसके बिजनेस मॉडल में आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर गौर किया होगा कि जहाँ भी डी मार्ट का स्टोर देखने को मिलता है, वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा कम देखने को मिलता है। अगर डी मार्ट के स्टोर में आप लोग विजिट किए होंगे तो ये जनरली देखा जाता है कि अगर मार्केट में वो प्रोडक्ट 100 रुपये में मिल रहा है, तो डी मार्ट में 100 से कम में मिल सकते हैं, 95 मिल सकते हैं, 90 में मिल सकते हैं, या फिर जो भी मिलेंगे इसके कम में ही मिलते हैं। तो ये डी मार्ट अपने कस्टमर को डिस्काउंट कहाँ से देता है? तो डी मार्ट का जनरली बिजनेस मॉडल देखा गया है कि वो अपने ही लैंड को खरीदते हैं, मीन्स वो लैंड कहीं पर खरीदते हैं, फिर इसी पे ये अपना बिल्डिंग बनाते हैं, और इसी रेंटल पैसे को वो सेव कर डी मार्ट अपने कस्टमर तक पास करते हैं। तो अगर आप लोग को बिलीव है इस मॉडल पर कि ये डी मार्ट आने वाले फ्यूचर में ग्रो कर सकता है, तो आप लोग इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस बात से डरते हैं कि रिलायंस इस मार्केट में इंटर करने वाला है, तो क्या डी मार्ट सर्वाइव कर पाएगा? तो मैं इसका वही पुराना सा एक एग्जांपल दूंगा। एशियन पेंट जब ये चल रहा था, तो क्या बर्जर पेंट इसके सामने नहीं चल पा रहा है क्या? दोनों ग्रो कर रहे हैं। इसका आंसर है दोनों ग्रो कर रहे हैं। तो बिल्कुल जब भी रिलायंस आएगा तो दोनों ही ग्रो करते रहेंगे। और आज के टाइम में भी देखा गया है कि जब भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदने की ज़रूरत होती है, तो लोग जनरली ऑफलाइन ही जाकर ख़रीदना पसंद करते हैं। लोग ऑफलाइन में जाकर अपने हाथों से छूकर उस प्रोडक्ट को फील करते हैं, फिर ख़रीदते हैं। और वक्त जैसे जैसा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डी मार्ट भी कोशिश करेगा अपने आप को धीरे धीरे ऑनलाइन लाने की। तो बिल्कुल आप लोग डी मार्ट को अपने पोर्टफोलियो में रखने की विचार कर सकते हो। अगले स्टॉक की बात करें तो एम टाट टेक्नोलॉजी।
एमटार जनरली तीन सेक्टरों में काम करते हुए देखने को मिल रहा है। पहला सेक्टर है एरोस्पेस और दूसरा है क्लीन एनर्जी, तीसरा है इंजीनियरिंग सेक्टर और चौथा है डिफेंस सेक्टर। तो इन चारों का कॉम्बिनेशन एमटार में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आज के टाइम में देखा जा रहा है कि सरकार बहुत ज़्यादा डिफेंस सेक्टर को पुश कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्लीन एनर्जी को पुश कर रहा है और एरोस्पेस में भी बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके क्लाइंट भी बिल्कुल गवर्नमेंट के ही हो सकते हैं, क्योंकि एरोस्पेस में हमारा नासा काम करता है, डिफेंस में हमारा HAL काम करता है। तो इसके जो भी क्लाइंट है, मैक्सिमम क्लाइंट है वो गवर्नमेंट कंपनियां ही हैं। अगर इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में भी पोटेंशियल देखने को मिलता है। और लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो लॉन्ग टर्म विजन में क्लीन एनर्जी क्लीन एनर्जी ही फ्यूचर है। और डिफेंस में आप लोग देख ही सकते हो कि रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद डिफेंस सेक्टर कितना ज़्यादा बूम कर रहा है। तो बढ़ते हैं अब अगले स्टॉक की तरफ। ICICI बैंक। ICICI बैंक की बात करें तो 1 सालों में लगभग 16% का रिटर्न और 5 सालों में लगभग 185% का धुआंधार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। और इसके सामने बात किया जाए तो HDFC भी इसके सामने रिटर्न्स के मामले में फीका पड़ रहा है। लेकिन जब भी बात करूं रिटर्न्स के साथ तो एक चीज़ और आती है, रिस्क। तो इस कंपनी में जो रिस्क ज़्यादा तो उतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये जब कंपनी गिरती है तो बहुत बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। लगभग 20% 30% तक की ये कंपनी एक झटके में गिर जाती है। लेकिन जब पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल के तौर पे आप लोग ये देख सकते हो कि कोटक में सबसे इंडिया की सबसे बड़ी बैंक HDFC और उसके बाद कोटक महिंद्रा और उसके बाद हमारा ICICI बैंक आता है, जिसने ICICI ने कोटक महिंद्रा को पीछे करके खुद का सेकंड पोजीशन हासिल किया और कोटक महिंद्रा अब के टाइम में थर्ड पोजीशन हासिल कर चुका है। तो इसी तरह की जो ग्रोथ है ये सब अच्छी कंपनियों में ही देखने को मिलता है। लेकिन जब बात करें ख़राब कंपनियों की तो ख़राब कंपनियों में सिर्फ सरकार की तरफ से राहत वाली खबरें मिलते रहती हैं। और ग्रोथ की बात करें तो भूख सबसे ज़्यादा टॉप सेकंड कंपनियों में भूख होती है, क्योंकि जो टॉप कंपनियां जैसे हमारी HDFC है और सेकंड में आज के टाइम ICICI बैंक है। तो HDFC को पीछे करने का जो पोटेंशियल है वो ICICI के पास ही है और ये पूरी बड़ी चोटी की जान लगा देगा इसको पीछे करने के लिए। तो जितने भी सेक्टर हैं रिटर्न के मामले में आप जब भी देखोगे तो जो सेकंड नंबर की कंपनियां होती है टॉप से, वो हमेशा कुछ ज़्यादा ही बेहतर होती है। ये ऑलमोस्ट कह सकता हूँ 100 में से अप्रॉक्स 90-80 कंपनियों में ऐसा देखा गया है। अगले स्टॉक की बात करें तो बिनाती ऑर्गेनिक। तो इसके अभी करंट प्राइस लगभग 2000 के आसपास चल रहा है। और जब 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर को 299% का रिटर्न कमा कर दिया है। और आप लोग देख सकते हो इतनी बड़ी गिरावट में भी इस कंपनी में कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। ये कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी एक्सपेंड करते ही जा रहा है, जिस वजह से इसके आने वाले फ्यूचर में प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ऊंचा जाने की उम्मीद लगा रहे हैं लोग। इसके बैलेंस शीट में भी काफ़ी पोटेंशियल ही देखने को मिल रहा है। अगले स्टॉक की बात करें तो सोलार इंडिया आज के टाइम में लगभग 4400 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जो कि 1 सालों में 83% का रिटर्न और जब 5 सालों की बात करें तो 272% का रिटर्न और मैक्स की बात करें तो 9000% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। आप लोग नाम से ही पकड़ सकते हो कि ये ग्रीन एनर्जी में ही काम करते हैं। लेकिन आज के टाइम में जब बात करें तो आज के टाइम में ये बिल्कुल टॉप पर चल रहा है। तो ऐसे टाइम में स्टॉक में इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा होल्ड करके हम लोग को उस टाइम का वेट करना होता है जब स्टॉक में थोड़ी पिटाई हो। जैसे कि मैं कुछ पास्ट डेटा के हिसाब से मैं बताता हूँ। आप लोग देख सकते हो ये फेज़ था कंसोलिडेशन का। ये एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पर इन्वेस्टर्स को इंटर करना होता है, ना कि बिल्कुल स्टॉक बिल्कुल टॉप पे चल रहा है तो उस वक्त इंटर कर सकते हो। हाँ, ये आप लोग कह सकते हो इन्वेस्टर कभी हारता नहीं है जनरली, क्योंकि इन्वेस्टर के पास हमेशा एक होल्डिंग पावर होती है और वो हमेशा अपने स्टॉक को एवरेज डाउन करता रह सकता है। तो अगर आप भी एवरेज डाउन कर सकते हो तो ठीक है, आप इस प्राइस पे भी अपनी पोजीशन बना सकते हो। तो आने वाले फ्यूचर में भी इसे स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है।
अगले स्टॉक की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। आप लोग बेशक जानते होंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स जो का डील कर रहा है वो 6 कंट्रियों के साथ डील कर रहा है, और एक भी कंट्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स का हथियार खरीद लिया तो इस स्टॉक में बिल्कुल रॉकेट सी आग लगने वाली है। पास्ट के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 6 महीने में एचएल ने लगभग 46% का रिटर्न, और 1 सालों में लगभग 105% का रिटर्न, और 5 सालों में 123% का रिटर्न। और जैसा कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट पुश कर रहा है मेड इन इंडिया की, तो आप लोग समझ सकते हो कि ये स्टॉक कितना कंपलसरी हो सकता है आने वाले फ्यूचर के लिए, जो कि डिफेंस में हैवली काम कर रहा है। जो किसी आप लोग क्लियरली देख सकते हो ये कंपनी लगभग 2-3 सालों में बहुत धुआंधार रिटर्न कमाकर अपने इन्वेस्टर्स के हाथों में दिया है। और 1 सालों में जब बात करें तो 1 साल में भी लगभग 61% का रिटर्न, जहां पर इंडेक्स लगभग 1 सालों में 4.5% का रिटर्न दिखा रहा है, और एच ए लगभग 61% का रिटर्न। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो जितना तेज़ चलता है वो उतना ही तेज़ गिरता भी है। आप बिल्कुल मान कर चल सकते हो, अगर ये जिस दिन इसमें गिरावट होने वाली रहेगी, मीन्स अगर कुछ भी ख़राब रिजल्ट थोड़ा सा भी आया तो 50%, 40%, 30% इतना तो ये कंपनी ईजिली गिर जाता है। तो आप लोग जब भी इस ऐसी कंपनियों में इंटर करने वाले हो तो अपनी मेंटल तो आप लोग मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रहें। ये कंपनी अभी बिल्कुल ग्रोइंग स्टेज में ही है। आप लोगों को इसकी कुछ पार्टनर कंपनियों को दिखाता हूँ। आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि हम हिंदुस्तान फूड्स के वेबसाइट पे आ चुके हैं, और ये किसी किस सेक्टर में काम करते हैं। फूड एंड बेवरेजेज, पर्सनल केयर, ब्यूटी एंड मेकअप्स, लेदर स्पोर्ट, फुटवेयर एसेसरीज, होम केयर, हेल्थ वेलनेस, पेस्ट कंट्रोल। लेकिन जब इसके अंदर देखने लगे तो बहुत बड़ी पोर्टफोलियो सामने खुल कर आती है, जितना पढ़ना भी पॉसिबल शायद नहीं है कि एक एक शब्द को पढ़कर मैं बताऊँ। कुछ और खोल कर दिखा देता हूँ कुछ पार्ट्स और। देखिए, ब्यूटी एंड मेकअप्स में लिपस्टिक, लिप्स कलर, ये सब आ रहे हैं। लेदर्स में आप लोग देख सकते हो मेन फुटवेयर, वुमेन फुटवेयर, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, इसके कुछ फेमस पार्टनर कंपनियों को मैं दिखाता हूँ। आप लोग क्लियरली देख सकते हो सर्फ एक्सेल, वीम, डेटॉल, लाइजॉल, मॉर्टिन, मदर केयर, लैक्मी। ये मैं कुछ कंपनियों को उसी कंपनी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप लोग जानते होंगे। शेषा, और कौन सी है, विम, टाटा ग्लूको, वीट, नाइसिल, पावर। आप लोग देख सकते हो नाइका, हार्पिक, कितनी सारी रेड लेवल कंपनियों का लिस्ट ख़त्म नहीं हो रहा है, इतनी बड़ी कंपनी है। क्लिनिक प्लस, शैम्पू के सेक्टर में आप लोग देख सकते हो। जब इतनी बड़ी मार्केट है इसके साथ, जब इतने सारे कंपनियां हिंदुस्तान फूड के साथ पार्टनरशिप करके आगे बढ़ रही है, तो मीन्स इस कंपनी में ज़रूर कोई ना कोई पोटेंशियल है। और जब इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी ठीक ठाक ही है। मीन्स बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, बीच बीच में हल्की फुल्की 1-2 क्वार्टर में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन फिर उसके बाद वो कम बैक कर जाता है। तो मैं बोलूँगा कि आप इसे अपने रडार पर रखो, इस कंपनी को स्टडी करो, और आप लोग को इस कंपनी में पोटेंशियल लगता है तो आप लोग बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हो। अब अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टॉक आईटी की तरफ से हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो 1 सालों में बिल्कुल कुछ भी रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को नहीं कमा कर दिया, 33% का लॉस। 5 सालों की बात करें तो 146% अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है।
लेकिन इस कंपनी में बहुत बड़ी पोटेंशियल देखने को मिल रही है, जहाँ पर मिस्टर सूता ने इस कंपनी को खड़ा किया, जिसने विप्रो और LTI कंपनी को खड़ा किया है। तो जिसने 2 कंपनी को ऑलरेडी बना चुके हैं, फिर वो खुद की कंपनी बना रहे, तो उनके मैनेजमेंट पे आप लोग भरोसा करके आगे बढ़ सकते हो। और बैलेंस शीट में भी बहुत पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, जो कि एक बिल्कुल ग्रोइंग मोड में उसके प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। और जब बात करें बिजनेस मॉडल की, तो बिजनेस मॉडल में ब्लॉकचेन, क्लाउड गेमिंग ये सब देखने को मिल रहा है। तो ये जो हमारा हैप्पीएस्ट माइंड का जो भी बिज़नेस मॉडल है, ये बिल्कुल फ्यूचर बेस्ड बिज़नेस मॉडल है, और जिस पे आप लोग का कन्विक्शन है, तो आप लोग इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।